हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो रिलेटेड है पेमेंट बैंक से। पेमेंट बैंक यूनिट नंबर 7 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसको ही हम डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे, सारे प्रोविजंस को समझते हुए चलेंगे, सो दैट आने वाले टाइम में जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा उसको आप अच्छे से क्रैक कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मेरा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो देना चाहूंगी। मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस लेके आती हूँ। कॉमर्स पेपर 2 है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका भी पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट है। यहाँ पे आपके लिए डेली बेसिस पे क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं। और अगर आप नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत चीजें हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही साथ पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी काफी चीजें हैं जो आपको बताई जाती हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, सो दैट आप अच्छे तरीके से पीएचडी एडमिशन ले सके। फिर इसके बाद बात की जाए तो क्या क्या फीचर्स हैं, तो एप्लीकेशन पे आपको डेली क्विजेस मिल जाती हैं। सुबह 9:30 बजे का टाइम रहता है, तो 9:30 पे आपको क्विज प्रोवाइड की जाती है पेपर 1 की, जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ का एक्सेस वहां से मिल जाता है, नोट्स बनाने में आपको हेल्प हो जाती है। काउंसलिंग सेशन रहते हैं टाइम टू टाइम जो आपको हेल्प करते हैं किस तरीके से प्रिपेयर करना है। कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो वो चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं। कुछ पूछना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे ही कोर्सेज रन कर रहे हैं, तो मेरा दिसंबर को टारगेट करते हुए मैंने एक बैच रन किया हुआ है वहाँ पे। कॉमर्स का पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं एनरोलमेंट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कोर्सेज, पीवाईक्यूज, हैंडबुक और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है एक ही कॉम्बिनेशन में। तो सारी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड होती है किसी भी एस्पिरेंट को, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, अभी 10% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप 10% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। केवल पेपर 2 लेना चाहते हो पेपर 2 ले सकते हो, पेपर 1 लेना चाहते हो पेपर 1 ले सकते हो। आपको कोड यूज करना है TD10, तो आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो विंडो ओपन हुई है अर्ली बर्ड बैच की, ये 6 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक ही ओपन हुई है। तो इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो दिसंबर के लिए ज्वाइन करना, 90 दिन हमारे पास है, तो आप अभी ही ज्वाइन कर सकते हैं विद 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग कोड TD10। चलिए बात करते हैं पेमेंट बैंक्स की। तो इंडिया में अगर हम बात करें कि कितने पेमेंट बैंक्स हैं, तो एक्टिव पेमेंट बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो 6 पेमेंट बैंक्स हमारे पास है। जिसमें से सबसे पहला जो इंडिया का पेमेंट बैंक बना था वो था एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक, ये 6 पेमेंट बैंक हमारे पास हैं एट प्रेजेंट जो एक्टिव पेमेंट बैंक्स हैं। और इनके बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कशन करते हुए चलते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी होती है। तो पेमेंट बैंक क्या है, ये जो मॉडल है ये अभी रिसेंट ही एग्जिस्ट हुआ है, ठीक है, रिसेंट ही आया है। तो यहाँ पे क्या है, आरबीआई ने एक न्यू मॉडल लाया बैंक्स का, और एज अ पेमेंट बैंक यहाँ पे बैंक्स हैं जो बनाए गए। इनमें क्या एक फीचर होता है, इनका मेन फीचर क्या है पेमेंट बैंक्स का, कि यहाँ पे आप यहाँ इन बैंक से क्रेडिट नहीं ले सकते हो, लोन नहीं ले सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। और जो डिपॉजिट की अमाउंट है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। केवल 2 लाख रुपए तक पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करवाया जा सकता है। दिस इज PYQ। याद रखेंगे जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए है, और ये कभी भी क्रेडिट नहीं देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए कि क्या हम इसमें कितने टाइप्स के अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं, तो आप करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन करवा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो पेमेंट बैंक्स हैं वो एटीएम भी इशू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं, और आपको ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। तो भारतीय एयरटेल है जो फर्स्ट पेमेंट बैंक सेटअप किया गया था। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक वॉज द फर्स्ट पेमेंट बैंक। फिर इसके बाद इसकी जो हिस्ट्री है उसको अगर हम देखें तो 2013 में सितंबर में एक कमेटी बिठाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही थी फाइनेंशियल इंक्लूजन की। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब बात की जा रही थी तो ये देखा गया कि हम कैसे जो लोग हैं उनको फाइनेंशियली इंक्लूड कर सके, सो दैट वो भी बैंकिंग सर्विसेज का यूज कर सके। तो बहुत सारे लोग थे जिनके पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो बैंकिंग में ज्वाइन कर सके, बट उनके पास जो स्मॉल सेविंग्स थी, जो बहुत कम पैसा था, उसको भी वो कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं और फाइनेंशियली इंक्लूड हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कमेटी बनाई जाती है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं और जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनको कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो ये जो कमेटी है ये किसके द्वारा बनाई जाती है, ये आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। और इसके जो हेड हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, वो होते हैं नचिकेत मोर। और ये कमेटी 23 सितंबर 2013 को बनती है, और 7 जनवरी 2014 को नचिकेत मोर कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है। और उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी होती है इनके रिगार्डिंग।
तो रिकमेंडेशन में एक चीज इन्होंने बोली होती है कि हमें क्या करना चाहिए, पेमेंट बैंक्स बनाने चाहिए। तो 17 जुलाई 2014 को आरबीआई गाइडलाइंस इशू कर देता है कि पेमेंट बैंक्स हमें बनाने होंगे, सेटअप करने होंगे। और यहाँ पे 27 नवंबर को जो आरबीआई है पेमेंट बैंक के रिगार्डिंग फाइनल गाइडलाइंस है जो इशू कर देता है। फिर इसके बाद फरवरी 2015 में आरबीआई ने बहुत सारे एंटिटीज की लिस्ट दी जहां पे आपको क्या करना होगा, पेमेंट बैंक्स के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा कि हम पेमेंट बैंक ओपन करना चाहते हैं। तो 41 एप्लीकेंट्स थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, और उनको क्या है एप्लीकेशन देनी थी और उनको अप्रूव करवाना था। तो 28 फरवरी 2015 को, ठीक है, जब बजट आया तो उस टाइम पे यहाँ पे देखा गया कि जो पेमेंट बैंक है वो क्या है, बहुत बड़ा नेटवर्क है जो उसका रन किया जा रहा है। तो एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी थी जिसको हेड किया था अगेन नचिकेत मोर ने। तो उन्होंने 2015 में कुछ फाइंडिंग्स हैं उनको सबमिट किया, ठीक है। जो एप्लीकेंट एंटिटीज हैं उनको एग्जामिन किया गया कि इनका फाइनेंशियल ट्रैक क्या है, किस तरीके से रिकॉर्ड्स है जो इनका फाइनेंशियल वो काम करता है, गवर्नेंस इशू क्या है, वो सारी चीजें देखी गई। तो अगस्त 19 2015 को जो आरबीआई है इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, इन प्रिंसिपल। तो इन्होंने 11 एंटिटीज को लाइसेंस दिया कि वो पेमेंट बैंक्स को लॉन्च कर सकते हैं। और इन प्रिंसिपल लाइसेंस 18 महीने के लिए वैलिड रहता है, ठीक है, जिसमें आपको सारी के सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी होती है। बैंकिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी एंगेजिंग सारी एक्टिविटीज हैं वो आपको फुलफिल करनी है इस टाइम पीरियड में, 18 महीने के टाइम पीरियड में। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो आती है कि इसका जो टाइम पीरियड है इन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन के लिए वो कितना है, 18 महीने। तो आरबीआई उनको फिर लाइसेंस दे देती है सारी चीजें जब वो पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 22 ऑफ द, यहाँ पे क्या है, सेक्शन 22 जो है उसके तहत लाइसेंस है जो दिया जाता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 22 है, याद रखेगा। और जब ये सेटिस्फाई हो जाता है, जो कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तब उनके बाद ही इनको लाइसेंस है जो दिया जाता है। तो मार्च 2019 में जो पेमेंट अकाउंट है फॉर ओवर 19% ऑफ ऑल मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यहाँ पे क्या है, जो पेटीएम है, देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या निकल के आता है कि हमारे पास पेटीएम भी एक पेमेंट बैंक है। तो पेटीएम ने 19% मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन है जो ओवरऑल कवर की है। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है उन्होंने 5% से भी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है और इन्होंने 867 मिलियन ट्रांजेक्शन है जो एक महीने में की है। इन कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे जो एसबीआई है एक लार्जेस्ट लेंडर है कंट्री का बाय एसेट्स, उन्होंने 145 मिलियन ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की हैं, ठीक है, जो 17% कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ओनली बैंक अहेड ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक आर एसबीआई एंड देयर आर 3 लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो यहाँ पे हम बात करें अगर ट्रांजेक्शन्स की, तो पेमेंट बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसने बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया। सिर्फ एसबीआई और प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक है। इनके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक है जिसने ट्रांजेक्शन की थी। और यहाँ पे आईसीआईसी बैंक ने 60 मिलियन का मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन किया 2019 में। और ये पेमेंट बैंक की वजह से हो पाया, पेमेंट बैंक की वजह से मोबाइल बैंकिंग आती है। तो मोबाइल बैंकिंग का यूज किया जाता है डिफरेंट बैंक्स के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला था पेमेंट बैंक की वजह से। तो पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक है, इन्होंने मिलके 88% जो टोटल डिपॉजिट्स हैं पेमेंट बैंक के इंडिया में 2018 में वो लिए थे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ट्रेंड और प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया में। तो जो पेमेंट बैंक रिपोर्ट किया है इन्होंने लॉसेस रिपोर्ट किए थे और वीक परफॉर्मेंस इनकी आई थी। तो ये चीज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद रेगुलेशंस लगाई गई कि जब हमने देखा कि यहाँ पे वीक परफॉर्मेंस भी आ रही है, स्टिल हमारे पास इतने सारे बेनिफिट्स है पेमेंट बैंक के, तो फिर भी कुछ वीकनेसेस क्यों है, तो रेगुलेशंस की यहाँ पे बात आई। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जब भी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक पेमेंट बैंक को सेटअप करना है, तो कम से कम 100 करोड़ की कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। जिस बैंक को एज अ पेमेंट बैंक बनना है तो उसको 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट चाहिए मिनिमम कैपिटल। और फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो प्रमोटर का स्टेक है वो कम से कम 40% होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉरेन शेयर होल्डिंग्स है वो भी अलाउड है एफडीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग प्राइवेट बैंक्स में इंडिया में। ये जो वोटिंग राइट्स हैं वो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा देखे जाते हैं। शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स कितने हैं, 10% तक हैं, ठीक है, और जिनको 26% तक बढ़ाया जा सकता है। कोई भी एक्विजिशन होगी 5% से ज्यादा, अगर आप किसी चीज को एक्वायर कर रहे हो और 5% से ज्यादा एक्विजिशन है तो आपको आरबीआई की अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जो मेजोरिटी है बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने जरूरी है जो आरबीआई की गाइडलाइंस के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, आरबीआई के द्वारा अपॉइंटेड होने चाहिए, कम से कम 100 करोड़ की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पहले 5 साल के लिए प्रमोटर्स का 40% स्टेक होना चाहिए। एफडीआई अलाउड है बट जो प्राइवेट बैंक है इंडिया में उनमें अलाउड है, और जो एफडीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग अलाउड है।
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है उसके अकॉर्डिंग वोटिंग पावर्स है, अभी फिलहाल 10% है और उसको 26% तक भी किया जा सकता है। तो अगर आप 5% से ज्यादा कोई भी एक्विजिशन कर रहे हो तो आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। ये सारी रेगुलेशंस आपको फॉलो करनी है, क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या रेगुलेशंस फॉलो करनी होती है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद ये जो बैंक है वो क्या है, पूरा का पूरा नेटवर्क किया गया है इसको। ये बैंक यूटिलिटी बिल्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, डीटीएच बिल है, टेलीफोन बिल है, वो सारे बिल। और यहाँ पे कोई भी एक ध्यान से वर्ड सुनने वाला है और यहाँ पे समझने वाली है, लाइन याद करनी है आपको। इट कैनॉट फॉर्म सब्सिडीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज। ये जो पेमेंट बैंक्स है ना, ये अपनी सब्सिडीज नहीं बना सकते कि नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज आप कर लो, ठीक है। इनिशियली जो डिपॉजिट्स हैं, पहले क्या होता था, जब ये बिगन हुए थे, पेमेंट बैंक बनने स्टार्ट हुए थे, तो 1 लाख रुपए तक का यहाँ पे बोला गया था कि आप डिपॉजिट करवा सकते हो, बट अब इसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है, ठीक है। और पेमेंट बैंक्स को कोई परमिशन नहीं थी कि वो किसी भी पर्सन को या डायरेक्टर्स को पैसा लेंड कर सके। 25% जो ब्रांचेस हैं वो अनबैंक्ड रूरल एरिया में होने चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो आपकी टोटल ट्रांजेक्शन है ना, उनका 25% ट्रांजेक्शन, आप जो टोटल ब्रांचेस हैं उनका 25% ब्रांचेस अनबैंक्ड रूरल एरिया में होना चाहिए। और ये जो बैंक है ये पेमेंट बैंक यूज करें अपने नाम के बाद, सो दैट हम डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये जो पर्टिकुलर बैंक है ये पेमेंट बैंक है और बाकी जो बैंक है वो नॉर्मल बैंक है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन जरूरी है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फीचर्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेमेंट बैंक को सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। ये चीज हमने पढ़ ली है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि जब हमारे पास ये जो बैंक्स है वो कौन से हैं, तो भारतीय एयरटेल ने पहला पेमेंट बैंक लॉन्च किया था, एयरटेल पेमेंट बैंक से 2017 में आया था। फिर पेटीएम पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक है, और भी सारे ये जो सर्विसेज हैं वो लॉन्च की गई है, ठीक है। इन्होंने भी अपनी सारी पेमेंट बैंकिंग की सर्विसेज लॉन्च की। 41 एप्लीकेंट्स थे जिसमें आरबीआई ने अप्रूवल दिया है। और किस किस को दिया है, आदित्य बिरला, नवो लिमिटेड, एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज लिमिटेड, यहाँ पे और भी डिफरेंट बैंक्स हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, 11 के 11 यहाँ पे बैंक्स हैं, इनको लाइसेंस दिया गया। फिर उसके बाद कुछ ऐसे बैंक हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया अपना लाइसेंस, तो ये 3 बैंक है। फिर उसके बाद एक्टिव पेमेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो 6 एक्टिव पेमेंट बैंक निकल के आते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पिक दिखाई थी वो भी इन्हीं पेमेंट बैंक की थी। तो एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक, ये 6 पेमेंट बैंक एक्टिव पेमेंट बैंक है। और यहाँ पे कुछ डिफंक्ट पेमेंट बैंक्स हैं, जो कौन है, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक और वोडाफोन एम पैसा लिमिटेड, ये दोनों डिफंक्ट पेमेंट बैंक्स हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एक्टिवली जो पेमेंट बैंक्स हैं वो हमारे 6 ही हैं। फिर इसके बाद क्रिटिसिज्म भी मिला। हम बात करें कि पेमेंट बैंक्स ने बहुत सारी चीजें की, पेमेंट बैंक के आने की वजह से क्या है, जो स्मॉल डिपोजिटर्स थे, स्मॉल बिजनेसमैन थे, उनको भी बैंकिंग में इंक्लूड होने का मौका मिला, फाइनेंशियल इंक्लूजन में आने का मौका मिला। बट कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए इसके, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म करते हुए यहाँ पे एस कहना सुंदरम ने क्या लिखा कि जो पेमेंट बैंक मॉडल है ना ये अनवायबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप किसी को पैसा नहीं लेंड कर सकते। कैश रिजर्व रेशो और जो स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है, सीआरआर और एसएलआर, यहाँ पे भी क्या है, इनके भी रूल्स क्या है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो बहुत एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में हमें हेल्प ही नहीं करते, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इस वजह से जो पेमेंट बैंक है इनका मॉडल वायबल नहीं है, ये आगे जाके फ्यूचर में नहीं काम कर सकेगा। तो ये क्रिटिसिज्म यहाँ पे दिया गया। तो ये पेमेंट बैंक की टोटल कहानी थी कि किस तरीके से पेमेंट बनते हैं और कौन से पेमेंट बैंक है, क्या इनके फीचर्स हैं, और इनकी जो रेगुलेशंस मैंने आपको बताई, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और ये जो मॉडल है वो किस पे बेस्ड है कि यहाँ पे आप पेमेंट तो नहीं दोगे, किसी को लेंड नहीं करोगे पैसा, बट डिपॉजिट करवा सकते हो 2 लाख रुपए तक। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहीं से क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। पेमेंट बैंक डायरेक्टली नहीं, स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मैच करके आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और हमने कुछ अच्छा फ्रूटफुल सीखा है। नोट्स में अपने लिख लो जो भी लिमिट्स वगैरह है, क्योंकि लिमिट से क्वेश्चन काफी बनने लगे हैं। स्टैटिक पोर्शन काफी आता है बैंकिंग में। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई और आप अच्छे से अपने नोट्स मेकिंग बनाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि कुछ फ्रूटफुल आपके लिए लाया जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को विजिट करके आप यूनिट वाइज देख सकते हैं टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको कवर करना है तो उस टॉपिक की आप वीडियो देख सकते हैं। आपको सारी पीडीएफ जो है वो कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे मिल जाती है, तो आप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको लगता है कि मुझे दिसंबर के लिए अच्छे से टारगेट करना है, पढ़ाई करनी है, दिसंबर को टारगेट करते हुए अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तो आप पेड बैच में भी एनरोल हो सकते हैं। TD10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट है जो मिल जाएगा।
चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।